नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवित अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा एजेंडा जो रहने वाला है, पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था बैंक ऑडिट के 3 टाइप होते हैं उनके बारे में। कंकरेंट ऑडिट हमने डिस्कस कर लिया था और इंटरनल ऑडिट यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। ठीक, फिर हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्या है आईएएस ऑडिट के बारे में। आईएएस ऑडिट के बारे में स्कोप ऑफ आईएएस ऑडिट समझेंगे और CAAT कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो देखो ऑडिट फ्रेंड्स जो है 3 टाइप की होती है। कंकरेंट ऑडिट, दूसरा आईएएस इंटरनल ऑडिट, या इसको आईएएस ऑडिट भी मतलब 2 नाम हो जाते हैं, और एक और होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रह जाएगा, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और उसी के साथ में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। यानी इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर इस चैप्टर में लगेगा हमें। सो बैंक ऑडिट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो बैंक ऑडिट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कंकरेंट ऑडिट, जिसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता है, 2 चीज़ें हैं ये, इनके बारे में हम इस पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर बचता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कि पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 2 चीज़ें हैं इसमें, इंटरनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो पहले इंटरनल ऑडिट देखेंगे और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट देखेंगे। इंटरनल ऑडिट में बैंक के एम्प्लॉय ऑडिट वगैरह करते हैं, चीज़ें देखते हैं सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। और आईएएस ऑडिट में जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, इससे रिलेटेड जो है ऑडिट किया जाता है, तो उसे आईएएस ऑडिट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट व्हिच इज जनरली अंडरटेकन बाय बैंक्स own staff and to some extent by the firm of chartered accountants is aimed at ensuring the accuracy and correctness of the books of account of the bank। तो इंटरनल ऑडिट जिसे जनरली बैंक के खुद के स्टाफ के द्वारा किया जाता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो सीए के फर्म के द्वारा, सीए से करवाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाया जाता है। उद्देश्य रहता है कि जो बैंक की बुक ऑफ अकाउंट्स है, जितने भी अकाउंट्स हैं, उनमें एक्यूरेसी और करेक्टनेस हो, ये चेक करने के लिए। सिंस वन ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स along with the detection of error, omission, irregularities, etc., the internal auditor's job in banks should invariably include detection of perpetrated frauds। तो अगर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हम देखें यहाँ पर इंटरनल ऑडिट का, तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना होता है, साथ ही साथ में अगर कोई एरर है, कोई चीज़ भूल गए हैं, ओमिट कर गए हैं, किसी तरीके कोई इरेगुलरिटी है, तो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करना होता है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि जो इंटरनल ऑडिटर्स की जॉब है बैंक में, उसमें फ्रॉड जो हुए हैं उसको डिटेक्ट कर लेना अर्ली स्टेज पर सबसे इम्पोर्टेंट काम में से आ जाता है। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट फ्रॉड हैव वर्चुअली इन्गल्फ्ड द इंटायर बैंकिंग सेक्टर, बी इट पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक। मतलब हम इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि फ्रॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी तरीके के बैंकों में घुस चुका है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चाहे फॉरेन बैंक हो, फ्रॉड हो ही रहे हैं। ओके, कंसिडरिंग द एडॉप्शन ऑफ लिबरलाइज्ड पॉलिसी इन द इंडियन इकोनॉमी एंड द स्वीपिंग चेंजेज इन द बैंकिंग सिनारियो एंड ऑडिटर्स प्रायोरिटीज शुड सेंटर अराउंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इंटर आलिया अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट ऑफ द बैंक। मतलब चूँकि क्या हुआ, हमारे देश में लिबरलाइजेशन किया गया 1991 में इकोनॉमी का, उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सिनारियो में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। तो ऐसे में जो ऑडिटर्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए उनके द्वारा, किसके ऊपर, फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर इनको जोर दिया जाना चाहिए। मैनी बैंक्स आर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट इंस्टेड ऑफ कंकरेंट ऑडिट आर इवन इन एडिशन टू द कंकरेंट ऑडिट। तो बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं फ्रेंड जो कंकरेंट ऑडिट ना करके इंटरनल ऑडिट करते हैं, या कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कंकरेंट ऑडिट के साथ में इंटरनल ऑडिट भी करते हैं। तो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। कुछ केवल इंटरनल ऑडिट करते हैं, कंकरेंट करते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो कंकरेंट ऑडिट के साथ साथ इंटरनल ऑडिट भी करते हैं, बैंक पर डिपेंड करता है। ठीक,
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड अबाउट द इंटरनल ऑडिट आर। इंटरनल ऑडिट के बारे में क्या क्या जो है बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इंटरनल ऑडिट्स इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ द बैंक। तो अगर इंटरनल ऑडिट आप करवाते हैं तो वो ओवरऑल जो बैंक के गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं या फिर गड़बड़ हो रही है। रोल ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इन इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस प्रोसेस। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का रोल चेक किया जाता है किस चीज़ में, इवेल्युएट करने में, इम्प्रूव करने में, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में। रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की जो प्रक्रिया है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में, उसका मूल्यांकन करने में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, तो मतलब अगर आप इंटरनल ऑडिट के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर के बारे में भी कंसिडर करके चलना होगा। रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन रिस्क मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिट का रिस्क मैनेजमेंट में क्या रोल रहने वाला है। इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मूल्यांकन करना, वो भी किससे, नॉन फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस करके, नॉन फाइनेंशियल डेटा की सहायता से फाइनेंशियल डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, यानी कि ऑडिट और एश्योरेंस स्टैंडर्ड को भी फॉलो करने की ज़रूरत होगी, ये भी बात दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है। फिर आपका IAS ऑडिट शुरू हो जाता है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा ऑडिट 3 तरीके के होते हैं, कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करें तो इंटरनल ऑडिट जिसे जनरली बैंक के खुद के स्टाफ के द्वारा किया जाता है, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो फर्म होती है उसके द्वारा किया जाता है। उद्देश्य होता है बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्यूरेसी और करेक्टनेस को चेक करना, ठीक। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या होता है अगर देखा जाए इंटरनल ऑडिट का, तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना होता है। क्या ऑडिट का उद्देश्य फ्रॉड को डिटेक्ट करना होता है। कोई एरर हुई है, मिस्टेक हुई है, ओमिशन, इरेगुलरिटीज वगैरह हैं, तो उन सबको डिटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि बैंक का जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी जो मुख्य जॉब होनी चाहिए वो फ्रॉड को डिटेक्ट करना होना चाहिए। हम इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि फ्रॉड अभी सभी तरह के बैंकों में हो रहा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के, चाहे फॉरेन बैंक हो, ठीक है। उसके बाद में हमारी इकोनॉमी में लिबरलाइज पॉलिसी अपनाई गई है, बैंकिंग सिनेरियो में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसे में ऑडिटर की प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो फ्रॉड के डिटेक्शन के अराउंड में ही होनी चाहिए, या अदर इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिट के उनके आसपास होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरनल ऑडिट करते हैं, कंकरेंट ऑडिट करते ही नहीं हैं, और काफ़ी सारे बैंक ऐसे हैं जो इंटरनल ऑडिट के अलावा, मतलब कंकरेंट ऑडिट के अलावा इंटरनल ऑडिट को भी फॉलो करते हैं। कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए इंटरनल ऑडिट के बारे में, तो इंटरनल ऑडिट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ बैंक में, यानी कि बैंक की जो गवर्नेंस है उसमें इंटरनल ऑडिट का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे महत्वपूर्ण हो जाता होगा, देखो अगर हम देखें कि बहुत सारी इंटरनल ऑडिट किया गया उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटी पाई गई, अगर बहुत सारी इरेगुलरिटी है इसका मतलब जो बैंक का ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर गवर्नेंस सही होगी, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर और AGM DGM अपने रोल को प्रॉपर तरीके से निभा रहे होंगे, गवर्नेंस सही से हो रही होती, तो ये इतनी ज़्यादा जो है मतलब इरेगुलरिटी मिलती ही नहीं। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसमें, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में और इसके मूल्यांकन में, ठीक है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं। इंटरनल ऑडिट का रिस्क मैनेजमेंट में क्या रोल होता है, ये सारी बातें मतलब हमें दिमाग में रखनी होती हैं। उसके बाद में नॉन फाइनेंशियल डेटा की एनालिसिस के थ्रू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मूल्यांकन करना होता है। उसके बाद में ऑडिट करने का और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड को भी फॉलो करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आ जाता है सर दूसरा, इसको IS ऑडिट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, IS ऑडिट। बैंकों में जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसके ऑडिट को ही IS ऑडिट करते हैं, कहते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस वगैरह में पोस्टेड हैं तो वहाँ IT डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही IS ऑडिट की टेक केयर करता है। क्योंकि नेटवर्क हो गया आपका, राउटर हो गए, है ना, और कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, ये सारी चीज़ें आपका IT डिपार्टमेंट ही देखता है।
तो उन्हीं की ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी IS ऑडिट की होती है। ओके, तो इन द पास्ट डिकेड विद द इंक्रीज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बाय बैंक, द कॉम्प्लेक्सिटीज विद इन द IT environment have been given rise to considerable technology related risk requiring effective management। जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे ही टेक्नोलॉजी को हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया है, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करी, जिसकी वजह से IT इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे नए तरीके के रिस्क अराइज हो सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो रिस्क तो आएगा ही, नए तरीके के रिस्क आएंगे, तो नए तरीके के रिस्क आएंगे तो उनको भी हमें मैनेज करना होगा, इफेक्टिवली उन रिस्क को भी मैनेज करना होगा। जैसे किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं, सोचिए कि आपका कंप्यूटर कोई चोरी करके लेकर चला जाए, ये एक रिस्क हो सकता है। हो सकता है कि आपने जो ब्रांच में जो नेटवर्क लाया है उसकी लाइन केबल, या जो आप ATM तक नेटवर्क लेकर गए हैं, लाइन केबल लेकर गए हैं, उसको कोई जो है निकाल ले और अपने लैपटॉप में लगा करके एक्सेस कर ले, लाइक दैट, इस तरीके का। या फिर जो आपका डेटा सेंटर है वो हैक हो जाए, आपका कंप्यूटर हैक हो जाए, सर्वर हैक हो जाए, इस तरीके की चीज़ें जो है ये सारे रिस्क जो है सामने आ सकते हैं। दिस led the bank to implement an internal control framework based on various standard and their own control requirement and the current RBI guideline। तो जब इतने सारे रिस्क सामने निकल करके आए और उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात हुई, तो ऐसे में बैंकों को ज़रूरत पड़ी कि वो एक इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क डिफरेंट स्टैंडर्ड और उनके कंट्रोल रिक्वायरमेंट के आधार पर होते हैं, और RBI की गाइडलाइन जो भी होती है, RBI की जो गाइडलाइन है, जो सिस्टम है, उसके आधार पर एक इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया, खुद का इंटरनल कंट्रोल मतलब अपना खुद का एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। एज ए रिजल्ट बैंक मैनेजमेंट एंड RBI नीड एन एश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल implemented and expect the IS audit to provide an independent and objective view of the extent to which the risks are managed। ठीक है, तो जब बैंकों ने इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करा है तो ऐसे में बैंक का मैनेजमेंट भी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी और RBI भी चाहते हैं कि हमें भरोसा दिलवाओ कि जो इंटरनल कंट्रोल हमने इम्प्लीमेंट किया है वो कितना इफेक्टिव है, और इसी बात को चेक करने के लिए IS ऑडिट करवाई जाती है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो काबिल है, इस लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो IS ऑडिट जो है हमें इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव व्यू देता है कि भाई जो रिस्क अराइज होने वाले हैं वो किस हद तक मैनेज हैं, किस हद तक रिस्क को मैनेज किया गया है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। IS audit is a process of collecting and evaluating evidence information to determine whether a computer system could। तो IS ऑडिट क्या होता है, एक प्रक्रिया है जिसमें कलेक्ट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है एविडेंसेस का, प्रूफ का और इन्फॉर्मेशन का, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या एक कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है क्या, सेफ गार्ड इट्स एसेट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा थ्रू एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर। तो क्या कंप्यूटर सिस्टम जो एसेट है, कंप्यूटर वाले एसेट हैं, उनको बचा सकता है, सेफ गार्ड कर सकता है, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, डेटा को बचा सकता है। कैसे बचाएगा, जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स लगाए गए हैं, जैसे एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल किया गया है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, आपको यूजर ID पासवर्ड दिया गया है, पासवर्ड भी आपको कठिन रखने के लिए कहा जाता है, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें करके क्या हम कंप्यूटर अपने एसेट को बचा सकता है। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, क्या डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया सकता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे खाते में 10 लाख रुपए हैं तो वो 10 ही लाख रहें, 11 लाख ना हो जाए, 1 करोड़ ना हो जाए, या 1000 ना हो जाए, तो क्या डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम। अचीव गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवली, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं फ्रेंड्स, उनको अचीव करने में IT का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, क्योंकि अगर सिस्टम आपका प्रॉपर तरीके से चलेगा ही नहीं तो आप टारगेट क्या ही अचीव करेंगे या गोल अचीव कैसे करेंगे। रिजल्ट इन द इफेक्टिव एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। तो क्या जो भी अब इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स अवेलेबल हैं, क्या उनका एफिशिएंट यूज किया जा रहा है। ठीक है, एज ए कॉन्सिक्वेंस द नेचर ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हैज़ अंडरगॉन अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। एज ए कॉन्सिक्वेंस, इन सब बातों का असर हुआ कि जो नेचर है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का, वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चला गया है, और IS ऑडिट आर गेनिंग इंपॉर्टेंस एज की प्रोसेस आर ऑटोमेटेड एंड इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी। तो देखो ये बोल रहे हैं कि जैसे पहले जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता था वो
इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पर जोर नहीं देता था। इंटरनल ऑडिट में हम क्या देखते थे कि जो प्रोसेस है, गवर्नेंस प्रोसेस है, वो सही से चलती रहे। लेकिन चूंकि हमने हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया है, ज़्यादातर प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है हमने, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ कंप्यूटर पर चली आई है। तो कंप्यूटर पर आने की वजह से जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा जोर दे रहा है आईएएस ऑडिट के ऊपर। ठीक है भाई, पहले कागज़ पत्तर में सारी चीज़ें होती थी, फाइलों में काम होता था, अभी जो है डिजिटली अगर सारा काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी ऑडिट भी डिजिटल की तरफ ही मूव कर जाएगी। वही बात यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। RBI वाइड इट्स सर्कुलर डेटेड 30 अप्रैल 2004 ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, a review of policies and practices, had advised bank to carry out a system audit periodically to assess effectiveness of hardware, software and operation, to identify any changes required therein based on their said guideline। तो RBI सर्कुलर लेकर आया इस चीज़ के लिए कि भाई सर्कुलर का टाइटल है इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट होना चाहिए, यानी आईएएस ऑडिट, रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस होना चाहिए। और इसमें इन्होंने कहा कि बैंक जो हैं उनको सिस्टम्स का ऑडिट पीरियडिकली करते रहना चाहिए, हर महीने, हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में, ऐसा समथिंग लाइक दैट, इनको सिस्टम का ऑडिट करते रहना चाहिए। ये मूल्यांकन करने के लिए कि क्या इफेक्टिव है हार्डवेयर जो हमारा है, सॉफ्टवेयर है, और जो भी ऑपरेशन प्रोसेस वगैरह होती हैं वो सही हैं, इफ़ेक्टिव हैं, और अगर कोई चेंज की ज़रूरत है तो उनको क्या हमने इम्प्लीमेंट करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। तो ये सारी बातें आरबीआई के सर्कुलर में बताई गई हैं। फिर आ जाता है आईएएस ऑडिट के बारे में आरबीआई की गाइडलाइंस। तो समझ में आया होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के बारे में कि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हमने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप बैंकिंग तक आ चुकी है, वॉइस रिकग्निशन हो चुका है, चैटबॉट आ चुके हैं, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई सब डिजिटल हुआ बैठा है बेसिकली। ठीक, तो टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन की वजह से भाई देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो रिस्क भी टेक्नोलॉजी का ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क आ रहे हैं, तो क्या हम इनको इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंकों ने इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाया कि हम खुद ही इन रिस्क को मैनेज करेंगे। बाहर का तो छोड़ दो, पहले हम खुद ही एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, जिससे कि हम इन सभी चीज़ों को जो है सभी रिस्क को मैनेज कर सकें। उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज किए गए। जैसा कि मैंने कहा, अगर एंटीवायरस यूज करना है तो करिए आप उसको, है ना। अगर आपको वायरस को छिपा करके रखना चाहिए, पब्लिक के एक्सेस में ना हो, ये सारी गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करते हुए इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाया गया और कोशिश करी गई। ठीक है, एज ए रिजल्ट बैंक का जो मैनेजमेंट है और आरबीआई है, इन्होंने चाहा कि भाई हमें भरोसा दिलवाओ कि जो इंटरनल कंट्रोल तुमने इम्प्लीमेंट करा हुआ है बैंक ने, वो इफ़ेक्टिव है क्या, वो जो है मतलब जो इंटरनल कंट्रोल आपने इम्प्लीमेंट किया है वो रिस्क को रोक पा रहा है। और इसी के लिए आईएएस ऑडिट करवाएगी। ये चेक तो करो कि भाई इंटरनल कंट्रोल लगाया तो है, पर ये चेक तो करो कि क्या वाकई उसका प्रभाव आ रहा है, क्या मतलब वाकई में जो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है रिस्क को मैनेज करने के लिए आईटी से रिलेटेड, वो इफेक्टिवली अपना काम कर पा रहे हैं, किस हद तक रिस्क को मैनेज किया गया है, ये बताने के लिए ही आईएएस ऑडिट करवाया जाता है। तो आईएएस ऑडिट एक प्रक्रिया है जिसमें कलेक्ट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है सबूतों का और इन्फॉर्मेशन का, ये जानने के लिए कि क्या एक कंप्यूटर सिस्टम अपने एसेट्स को बचा के रख सकता है, क्या डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में सक्षम है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस हैं उनके इफ़िशिएंट यूज हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आईएएस ऑडिट का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट था उसमें बहुत सारा चेंजेज हो गया। क्यों? क्योंकि पहले इंटरनल ऑडिट का काम अलग होता था, अब कहीं ना कहीं हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर चली आई है। तो ऐसे में आईएएस ऑडिट की तरफ इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट धीरे धीरे आईएएस ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ बदलता हुआ चला जा रहा है। यानी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में अब आईएएस ऑडिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी बैंक में प्रक्रिया हो रही, जो भी प्रोसेस और काम हो रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। किसी को पैसा जमा करना है सीबीएस यूज कर रहे हैं, किसी को विड्रॉल करना है सीबीएस का यूज कर रहे हैं, एटीएम मशीनें चल रही हैं आपकी, लगभग चीज़ें आप टेक्नोलॉजिकली यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई हमें अब जोर देना है इंटरनल ऑडिट की जगह आईएएस ऑडिट पर। इसी के रेफरेंस में आरबीआई सर्कुलर लेकर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के,
ठीक है। और इसमें जो है बैंकों को एडवाइस किया गया कि भाई जो भी आपके सिस्टम्स यूज होते हैं उनका ऑडिट पीरियडिकली आप करिए और इस बात का मूल्यांकन करिए कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर वगैरह आप यूज करते हैं, ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, क्या वो इफ़ेक्टिवली रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही बात है यहाँ पर। फिर आ जाता है फ्रेंड्स हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। आरबीआई ने भी अपनी डिटेल्स दी हुई हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के बारे में क्या गाइडलाइन रहने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग मैनी इनिशिएटिव्स in sensitizing bank to the risk and concern that emerge from adoption of information technology। तो बहुत सारे सर्कुलर और इनिशिएटिव लिए हुए हैं आरबीआई ने इस बात को सेंसिटाइज करने के लिए कि जो भी रिस्क और कंसर्न निकल करके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आप अपनाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे रिस्क और कंसर्न इमर्ज होकर के सामने आते हैं। तो ऐसे में आरबीआई ने बहुत सारे जो है इनिशिएटिव लिए हुए हैं इन चीज़ों को, मतलब बैंकों को ये समझाने के लिए भाई कि सावधान रहो, अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम भी तुम्हारे साथ हो सकती है। ओके, तो वेरियस कमेटी रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शन एंड सर्कुलर हैव बीन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टुवर्ड्स असिस्टिंग बैंक्स इन अडॉप्टिंग साउंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर फ्रॉड। तो ऐसे में बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई जिनकी रिपोर्टें आई हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे सर्कुलर आरबीआई समय समय पर जारी करता रहता है जिसमें वो बैंकों को असिस्ट करता है कि भाई आपको अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क। एक अच्छा जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क आपको अपनाना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट और साइबर फ्रॉड, इन सब में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो इन सब के बारे में गाइडलाइंस आरबीआई लाता रहा है। इनमें कौन कौन से एरियाज़ कवर करके देता है आरबीआई? दीज गाइडलाइंस कवर द फॉलोइंग एरियाज़। कौन कौन से एरिया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस का पूरा एरिया कवर होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, आईटी ऑपरेशंस, आईटी सर्विसेज यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सर्विसेज आउटसोर्सिंग का, साइबर फ्रॉड का, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान यानी बीसीपी के बारे में, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड लीगल एस्पेक्ट के बारे में। क्या रहे हैं, मतलब जो गाइडलाइन आरबीआई लेकर आता है उसमें ये क्षेत्रों पर बात करी जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गवर्नेंस के बारे में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गवर्नेंस कैसा होना चाहिए बैंक में, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को लेकर के आपको क्या, आईएस ऑडिट के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कोई भी काम अगर आउटसोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी होगी, साइबर फ्रॉड हो गया या होने से प्रिवेंट कैसे करना है, गाइडलाइन, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बीसीपी बोलते हैं। मान लो किसी वजह से जो है आपका जो मेन सर्वर है वो अगर बंद हो जाए किसी भी वजह से तो बिजनेस कैसे कंटिन्यू होगा। अब ये तो नहीं कह सकते ना, जैसे पीएनबी है, मान लो उनका जो है सर्वर बैठ गया, बॉम्बे में जो है हेडक्वार्टर हमारा बैठ गया मान लो वहाँ पर जहाँ पर सर्वर रखा हुआ है, तो उस केस में क्या हम ये बोल देंगे जनता को कि मतलब हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, बैंक एकदम से ठप हो गया, 4 दिन से 5 दिन से काम नहीं होगा? नहीं। तो उसके लिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाया जाता है कि एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। जब फिनेकल 7 से फिनेकल 10 इंप्लीमेंट किया गया था तो उस समय आपने देखा होगा कि बीसीपी आपके यहाँ एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करवाया गया था जिसमें आप छोटी मोटी ट्रांजेक्शन कर सकते थे, बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू हो सकता था। कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड लीगल एस्पेक्ट, कस्टमर को अवेयर करने के प्रोग्राम और लीगल एस्पेक्ट क्या होंगे इसके, उसके बारे में भी डिटेल में गाइडलाइन दी हुई है। देखो है क्या यहाँ पर, अब हम यहाँ पर वो पूरा सर्कुलर आपको नहीं पढ़ाया गया है। बेसिकली ये क्या है कि सर्कुलर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं भाई सर्कुलर में क्या क्या बातें कही गई हैं, उनकी डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं बैंकों को सेंसिटाइज करने के लिए कि भाई जो है अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके बदले में जो भी रिस्क सामने निकल करके आएंगे उनको भी मैनेज करके तुम्हें रखना होगा। बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं, सर्कुलर्स लाए गए हैं समय समय पर, ताकि बैंकों को ये जो है हेल्प की जा सके कि तुम एक अच्छा जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना चाहिए, तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, साइबर फ्रॉड्स के लिए। देखो अगर मैं ये बात कहूँ, भले ही हम कुछ भी कहें ना,
लेकिन मतलब अभी तक किसी भी बैंक का सर्वर हैक होते हुए हमने नहीं देखा है। ऐसे बोलते हैं ना कि हैकर्स बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, पर अभी तक मैंने कोई ऐसी मेजर इवेंट नहीं सुनी है कि एसबीआई का सर्वर हैक हो गया और 1 करोड़ कस्टमर के खाते से पैसे चले गए। नहीं, मतलब सिस्टम अच्छा है हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आरबीआई ने सर्कुलर वगैरह जारी किए हैं उसमें किन किन टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को लेकर के, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर के, आईएस ऑडिट को लेकर के, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सर्विसेज आउटसोर्सिंग, साइबर फ्रॉड, बीसीपी, कस्टमर अवेयरनेस और उसके बाद में लीगल एस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को इन्होंने डिटेल में यहाँ पर चर्चा की। हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। हम बस केवल समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। स्कोप ऑफ आईएएस ऑडिट अगर देखा जाए तो भाई स्कोप ऑफ आईएएस ऑडिट कितना है, देखो, डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड ओवरसाइट ऑफ आईटी एक्टिविटीज़, ये डिटरमाइन करने में कि जो आईटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका इफ़ेक्टिवनेस है, प्लानिंग वगैरह की ओवरसाइट, मतलब जो भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनको हम इफ़ेक्टिव तरीके से प्लान और ओवरव्यू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इवेल्युएटिंग एडिक्वेसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल, जो भी आपकी ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं, उनमें पर्याप्तता है कि नहीं, उनमें एडिक्वेसी है या नहीं। डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ एंटरप्राइज वाइड कंप्लायंस एफर्ट रिलेटेड टू आईटी पॉलिसी एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, ये भी डिटरमाइन किया जाता है कि जो इंटरप्राइज वाइड कंप्लायंस एफर्ट्स हैं हमारे रिलेटेड टू आईटी पॉलिसी और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, क्या वो पर्याप्त हैं, ये भी यहाँ पर देखा जाता है। आइडेंटिफाइंग डिफिशिएंट कंट्रोल्स, रिकमेंड करेक्टिव एक्शंस टू एड्रेस डिफिशियंसी एंड फॉलो अप एंड टू इंश्योर दैट द मैनेजमेंट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड एक्शंस। यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पर कंट्रोल में डिफिशियंसी है, कमी है, करेक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए, करेक्टिव एक्शन क्या लिया जाना चाहिए ताकि उन डिफिशियंसी को ठीक किया जा सके। साथ ही साथ वो फॉलो अप भी लेते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भी एक्शंस ज़रूरी हैं उनको ये काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, थोड़ा वैसे देखते होंगे ना तो आपको लगता होगा कि बहुत सूखा सूखा सा सिस्टम कहीं ना कहीं चल रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा ड्राई है मतलब कंटेंट। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, आईएएस देखो, आईएएस ऑडिट को करने के लिए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। आईएएस ऑडिट फंक्शन नीड टू इन्हेंस द यूज ऑफ CAATs particularly for critical functions or processes carrying financial, regulatory and legal implications। इंफॉर्मेशन सिस्टम का आईएएस का ऑडिट करना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर क्रिटिकल काम किया जाता है, क्रिटिकल फंक्शंस या प्रोसेस की जाती हैं फाइनेंस, रेगुलेटरी या लीगल इम्प्लीकेशन से रिलेटेड। द एक्सटेंट टू व्हिच कैट्स कैन बी यूज विल डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कैट ओवर मैनुअल टेक्निक। किस हद तक कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज की जा सकती है ये निर्भर करेगा कई सारे फैक्टर पर, जैसे जो मैनुअल टेक्निक है उसकी जगह पर कैट कितना इफेक्टिव है और कितना एफिशिएंट है, यानी हर जगह पर हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक नहीं यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पर हमें मैनुअल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। अगर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक अच्छी है, बेहतर है मैनुअल वाले से, तो ज़रूर हम यूज करेंगे। कैट में बी यूज इन क्रिटिकल एरियाज, अब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज की जा सकती है क्रिटिकल एरियाज में। डिटेक्शन ऑफ रेवेन्यू लीकेज, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू लीक हो रहा है। ट्रेजरी फंक्शंस को चेक करने के लिए। असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल वीकनेस, जो भी कंट्रोल में वीकनेस है उसके इम्पैक्ट को असेस करने में। मॉनिटरिंग कस्टमर ट्रांजेक्शन अंडर AML रिक्वायरमेंट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में तो कस्टमर की जो ट्रांजेक्शन है उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए। देखो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो ऐसे में किस में मनी लॉन्ड्रिंग किस ट्रांजेक्शन में हो सकती है उसको ऐसे मैनुअल चेक करना संभव नहीं, लेकिन ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर असिस्टेंस की सहायता से संभव है। एरियाज है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड, या उन क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग आई है तो वहाँ पर भी इसको यूज किया जा सकता है कैट को। कैट कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में बी यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर एमंग अदर्स, मतलब कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर ये कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेस शुड सच एज रिकैलकुलेटिंग इंटरेस्ट,
तो कैट का यूज करके आप ट्रांजैक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस को चेक कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट करना, रिकैलकुलेट मतलब सोचो कि बैंक ने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि भाई 10 करोड़ की एफडी है तो इतना इंटरेस्ट हम देंगे, लेकिन उसको कैट की सहायता से दोबारा कैलकुलेट किया जाता है, रिकैलकुलेट किया जाता है कि देखो ऐसा तो नहीं कि बैंक की तरफ से गलती हो रही, कहीं कोई सिस्टम में गलती तो नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट हम दे रहे हो, तो रिकैलकुलेट करके उसको क्रॉस चेक कर सकता है कैट यहाँ पर। ठीक है, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर सच एज आइडेंटिफाइंग इनकन्सिस्टेंसीज एंड सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएसन। उसके अलावा एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स अपनाए जा सकते हैं जिसमें इनकन्सिस्टेंसी अगर है या फ्लक्चुएसन वगैरह है उसको पहचानने में यूज किया जा सकता है। कंप्लायंस टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल्स, यानी कि जो भी जनरल कंट्रोल्स हैं उनके कंप्लायंस हो पा रहे हैं, वो कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग की जा सकती है। टेस्टिंग सेटअप आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशन सिस्टम आर एक्सेस प्रोसीजर टू द प्रोग्राम लाइब्रेरी, मतलब ये देखा जाएगा कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसका सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके बाद में जो प्रोग्राम लाइब्रेरीज़ हैं उनका एक्सेस प्रोसीजर कैसा है। थोड़ा सा कंप्यूटर की भाषा में कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं ज़्यादा अंदर में, ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर की भाषा में ज़्यादा जा रहे हैं। सैम्पलिंग प्रोग्राम्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फॉर ऑडिट टेस्टिंग, ऑडिट टेस्टिंग के लिए जितने भी प्रोग्राम हैं, मान लो कि 1,00,000 प्रोग्राम आपके चलते हैं, तो प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर के सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारी कमांड्स और एवरीथिंग होती हैं, उनको प्रोग्राम कहेंगे। तो 1,00,000 प्रोग्राम है तो उसमें से सैंपल के तौर पर 1000, 100, 150, 200 सैंपल के तौर पर रैंडमली चुन लिए जाएंगे और फिर उनकी टेस्टिंग करी जाए, उनसे डेटा निकाल करके ऑडिट टेस्टिंग करी जा सकती है। कंप्लायंट टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल सच एज टेस्टिंग फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम्ड कंट्रोल, उसके बाद में कंप्लायंट टेस्ट किया जाता है किसका, एप्लीकेशन कंट्रोल का, सच एज टेस्टिंग फंक्शनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड कंट्रोल, जो भी प्रोग्राम कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब जो भी कंट्रोल्स हैं जिनको प्रोग्राम के थ्रू मैनेज किया जा रहा है उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, इसको चेक करने में भी यूज किया जा सकता है। रिकैलकुलेटिंग एंट्रीज परफॉर्म्ड बाय द एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जो भी CBS वगैरह यूज कर रहे हैं हम, जो भी हम CBS वगैरह फंड्स यूज कर रहे हैं, एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम जो यूज किया जा रहा है उसके द्वारा जो भी एंट्रीज बनाई जा रही हैं उनको रिकैलकुलेट किया जाएगा। जैसे इंटरेस्ट रेट को चेक किया जा रहा है, इंटरेस्ट को चेक किया जा रहा है, तो उसी तरीके से एंट्री को ही चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कंप्यूटर है वो गलत एंट्री पास करता चला जा रहा है। पेंट्रेशन टेस्टिंग, पेंट्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि भाई अगर कोई जो है मान लो हमारे सिस्टम में घुसता है तो किस हद तक जो है वो घुस सकता है, एक तरीके से मतलब हैकिंग अगर होती तो किस हद तक हैकिंग हो सकती है। मास्टर सर्कुलर ऑन ऑडिट सिस्टम इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर आलिया लेज डाउन द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, मतलब ये जो मास्टर सर्कुलर आया हुआ था ऑडिट सिस्टम को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा लाया गया था, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को लेकर के, तो उन्होंने जो है मतलब कुछ गाइडलाइंस बताई हुई हैं। क्या क्या है, पहला, बैंक शुड फॉर्म सेपरेट IAS ऑडिट टीम विथ पर्सन्स हैविंग एडिक्वेट IT एक्सपीरियंस एंड सुटेबली सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्वालिफाइड प्रोफेशनल। तो मास्टर सर्कुलर RBI का कहता है कि बैंक को एक सेपरेट IAS ऑडिट टीम बनानी चाहिए और उसमें ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो IT के एक्सपीरियंस होल्डर हैं या सीसा क्वालिफाइड हैं, सीसा मतलब सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। द IAS ऑडिट शुड बी कैरीड आउट ऑन कंटिन्यूस अडॉप्टिंग रिस्क बेस्ड अप्रोच एज पर द IAS ऑडिट पॉलिसी। IAS ऑडिट लगातार होनी चाहिए और जब आप IAS ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क बेस्ड अप्रोच को भी ध्यान में रखना चाहिए, रिस्क बेस्ड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए IAS ऑडिट कंटिन्यूसली होनी चाहिए। कंटिन्यूस IAS ऑडिट शुड बी इंट्रोड्यूस इन क्रिटिकल एरियाज इन अ फेज्ड मैनर, लगातार IAS ऑडिट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्रिटिकल एरियाज में, जो ज़्यादा मतलब सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें फेज्ड मैनर में, यानी धीरे धीरे हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट एट अप्रोप्रिएट लेवल शुड बी डन। तो असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेस इन्वॉल्वमेंट एट अप्रोप्रिएट लेवल शुड बी डन। हम मतलब इंटरनल ऑडिट जो रिसोर्सेस हैं किस किस लेवल पर कितनी इन्वॉल्व हैं इस बात का मूल्यांकन किया जाना
चाहिए। IS ऑडिट शुड बिकम इसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इन पोस्ट CBS सिनारियो। जो IS ऑडिट होना चाहिए वो इंटरनल ऑडिट का मुख्य पार्ट हो जाना चाहिए, महत्वपूर्ण भाग हो जाना चाहिए CBS सिनारियो यानी CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन अपनाने के बाद में। ब्रांच मैनेजर शुड सबमिट कंप्लायंस ऑफ डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग IS ऑडिट की एरियाज मंथली बेसिस। और बैंक मैनेजरों को चाहिए कि वो एक कंप्लायंस का सर्टिफिकेट सबमिट करें कि क्या हम डूज और डोंट्स को फॉलो कर रहे हैं, IS ऑडिट से रिलेटेड जो भी डूज और डोंट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, मंथली बेसिस पर ये डेटा सबमिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट SA 14 इंटरनल ऑडिट इन एन IT इन्वायरमेंट। SA का मतलब ही होता है फ्रेंड स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट SA 14 है, SA 14 है, किसके बारे में है, इंटरनल ऑडिट इन एन IT इन्वायरमेंट। इंटरनल ऑडिट IT इन्वायरमेंट में कैसे किया जाए उसके बारे में होता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ ICAI, the Institute of Chartered Accountant of India has issued SA 14, SA 14 again standard of internal audit to establish standard on procedure to be followed when an internal audit is conducted in an information technology environment। तो ICAI ने स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 14 को रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं IT इन्वायरमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में। अगर आपको इंटरनल ऑडिट करनी है तो फिर जो भी प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे उसमें क्या स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, ये बातें बताई गई हैं यहाँ पर। अपेंडिक्स टू SA 14 गिव्स इलस्ट्रेटिव IT कंट्रोल टू बी रिव्यूड ड्यूरिंग IT ऑडिट इन एन IT इन्वायरमेंट। SA 14 का अपेंडिक्स जो दिया गया है, हम यहाँ बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो समझ ले रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए डिटेल में कहीं जान रहे हैं। यानी कि स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 14 का अपेंडिक्स जो दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा लिस्ट दी हुई होती है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी IT कंट्रोल को रिव्यू किया जाना है जब भी आप IT ऑडिट करते हैं। तो बस इतनी ही बात यहाँ पर उन्होंने कही है, बस यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। देखिए ज़्यादा डिटेल में गए नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा टच, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया है। सो हमने ये गाइडलाइंस वगैरह कवर कर ली थी। यहाँ से बात करनी है स्कोप ऑफ IT ऑडिट की। अगर हम बात करें तो IT ऑडिट क्या क्या कवर करता है, ये डिटरमाइन करने में कि जो IT एक्टिविटीज़ हैं उनकी इफ़ेक्टिव तरीके से प्लानिंग और ओवरसाइट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, जो भी ऑपरेटिंग प्रोसेस हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो क्या पर्याप्त हैं, इस बात का मूल्यांकन करने में आपका IT ऑडिट काम आता है। ये डिटरमाइन करने में कि इंटरप्राइज वाइड कंप्लायंस एफर्ट जो किए जा रहे हैं IT पॉलिसी और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर से रिलेटेड, वो एडिक्वेट हैं, पर्याप्त हैं या नहीं, ये भी पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफिशिएंट कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में कहीं कमी है, और अगर कमी है तो क्या करेक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए उस डिफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए, और फॉलोअप भी किया जाना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हम रिक्वायर्ड एक्शंस, मतलब जो है जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस हैं, उसको मैनेजमेंट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हमें यहाँ पर देखना होता है। फिर आता है CAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। देखो एक मैनुअल ऑडिट होता है, अपने खुद से देखना, एक कंप्यूटर से ऑडिट करना, बस ये कंप्यूटर से ऑडिट करने के ही बारे में है। तो IS ऑडिट फंक्शन जो है नीड टू इन्हेंस, मतलब हमें IS ऑडिट फंक्शन को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि CAT का यूज किया सके। खास करके जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, उनमें फाइनेंशियल, रेगुलेटरी और लीगल इम्प्लीकेशन से रिलेटेड जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं उनमें हमें CAT का यूज करना चाहिए। अब CAT किस हद तक यूज किया सकता है ये डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर पर, और ख़ास करके ये कि मैनुअल टेक्निक के मुकाबले CAT कितना इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिवली यूज हो पा रहा है। अगर हम CAT यूज कर पा रहे हैं तो हम उसके लिए मैनुअल टेक्निक नहीं यूज करेंगे, ठीक है। CAT किन किन जगहों पर यूज किया सकता है, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक को किन किन एरियाज में यूज कर सकते हैं, कहीं रेवेन्यू लीकेज तो नहीं, इसको देखने के लिए, ट्रेजरी के पूरे फंक्शन को चेक करने के लिए, कंट्रोल में क्या कोई वीकनेस है और उसका क्या इम्पैक्ट है, इसका मूल्यांकन करने के लिए,
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट के लिए ट्रांजैक्शन को, कस्टमर की ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने की जगह यूज किया सकता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैपनिंग हो रही हैं उन एरियाज़ पर भी नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, फिर है कैट जो है मे बी यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर अमंग अदर्स, मतलब कैट से हम कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं। तो पहला, ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग, बैलेंस की, कस्टमर के खाते में जो बैलेंस उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। इसके लिए एग्जांपल के तौर पर इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट किया जा सकता है। जो भी प्रोसीजर हैं उनका एनालिटिकल रिव्यू किया जाना चाहिए, जैसे इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन वगैरह तो नहीं, ये देखने के लिए। कंप्लायंस टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल, जो भी जनरल कंट्रोल्स हैं उनका कंप्लायंस टेस्ट किया जाना चाहिए। ये देखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूज किया जा रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, नहीं है, हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो भी एक्सेस मतलब प्रोग्राम लाइब्रेरी को एक्सेस करने का जो प्रोसीजर है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हैकिंग वगैरह हो जाएगी। जो भी प्रोग्राम्स हैं उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है सैम्पल करके, सैम्पलिंग के आधार पर, यानी रैंडम कुछ फंक्शंस को चूज करके ऑडिट टेस्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद में एप्लीकेशन कंट्रोल का कंप्लायंस टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल का कंप्लायंस टेस्टिंग की जानी चाहिए। जो भी एंट्रीज CBS के द्वारा पास की जा रही है, अकाउंटिंग सिस्टम द्वारा पास की जा रही है, उनको रिकैलकुलेट किया जाना चाहिए और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह भी की जानी चाहिए। फिर मास्टर सर्कुलर है RBI का, वो बारे में है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, IS ऑडिट के बारे में गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो उसमें बोला गया है कि बैंक को चाहिए कि एक सेपरेट IS ऑडिट टीम रखे जिसमें ऐसे लोग हों जो IT में अनुभवी हों या सीसा क्वालिफाइड हों। सीसा होता है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, इनका काम ही यही है ऑडिट करना। ठीक है, IS ऑडिट जो होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस बेसिस पर होनी चाहिए और रिस्क बेस्ड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अडॉप्ट करते हुए ऐसा होना चाहिए। कंटिन्यूअस ऑडिट जो है IS ऑडिट क्रिटिकल एरियाज में इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए फेज्ड मैनर में। इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज का असेसमेंट किया जाना चाहिए कि जो हमारे इंटरनल ऑडिट के रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या हर एक लेवल पर सही है या नहीं है। IS ऑडिट जो है इंटरनल ऑडिट का एसेंशियल पार्ट बन जाना चाहिए जब से CBS यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपने इंप्लीमेंट किया है। ब्रांच मैनेजर्स को चाहिए कि वो सबमिट करें डूज और डोंट्स के कंप्लायंस सर्टिफिकेट कि हाँ भाई जो कुछ भी कहा गया है IS ऑडिट में फॉलो करने के लिए वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा एक सर्टिफिकेट उनको मंथली बेसिस पर देना चाहिए। उसके बाद में फिर हमने देखा कि SA 14 के बारे में बात की गई। SA का मतलब स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, SA 14। अगले लेक्चर में हम बहुत सारे और भी स्टैंडर्ड देखेंगे। यहाँ पर SA 14 की बात की गई है, इंटरनल ऑडिट इन IT इन्वायरमेंट। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन इंडिया ICAI ने रिलीज़ किया है, इशू किया है SA 14 स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, यानी इंटरनल ऑडिट करते समय आपको कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करनी चाहिए, क्या गाइडलाइन दिमाग में रखनी चाहिए। बस यही बात यहाँ पर बताई गई है कि इंटरनल ऑडिट करते समय आपको क्या दिमाग में रखना चाहिए। और इसी में SA 14 की अपेंडिक्स जो दी हुई है उसमें ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि मतलब किन किन IT कंट्रोल्स को रिव्यू किया जाना चाहिए जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट या IS ऑडिट जब आप कर रहे हैं, तो आपको किन किन IT कंट्रोल्स को दिमाग में रखना है, रिव्यू करना है। ठीक है, तो बस बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगले लेक्चर में हम स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।